हाँ जी, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, वेक्टर चल रहा है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, वेक्टर्स। और वेक्टर का लेक्चर नंबर है ये 3। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, और आप देख रहे हैं तिलकधर यूट्यूब चैनल। तो सभी लोगों को एक बार फिर से जय श्री राम, राधे राधे या नमस्कार, जो भी आप समझें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक की जो हमारी रेलगाड़ी है वो कहाँ तक पहुँची है, वो सबसे पहले तो हमने वेक्टर को पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर तक पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया था। टाइप ऑफ वेक्टर में एंड में हम लोग यूनिट वेक्टर पे आए थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे दिखाया जाता है, यही वाला वेक्टर बटे में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वेक्टर की बात करी थी कि वेक्टर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने कहा था वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास यूनिट हो, जिनके पास डायरेक्शन हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, और वो ज़रूर फॉलो कर रहे हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशंस, इसके बेस पे अभी तक जितने भी 2-4 सवाल अच्छे से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर्स। और सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड में एग्जांपल ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सी में एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास डिस्टेंस। और डी में एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास वर्क। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको बताना है। आपके पास ये रहे ऑप्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिस्टेंस या वर्क। जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है। तो देखो डायरेक्शन किसके पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब इसके पास डायरेक्शन तो होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या बात करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। शायद अभी आपको नहीं पता हो क्या होता है ये, तो मैं कहता हूँ अभी मेरी बात मान लो, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है, डायरेक्शन भी होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर, ये बात में कोई शक नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, जैसे मान लो कोई भी एक यूनिट एरिया है, मान लो कोई भी एक एरिया, मान लो मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ऐसे सर्कुलर लूप ले लिया, मैं इस तरीके से कोई लाइन पास कर रहा हूँ, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो नंबर हो गया, नंबर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो नंबर को तो हम नहीं ले सकते, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका तो काट ही दो। ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, इसमें कोई भी हम लोग डायरेक्शन की बात तो करते नहीं है, तो डिस्टेंस भी गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। असलियत में
असलियत में वर्क होता है एफ डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का जब भी रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ये भी हम वेक्टर में आगे पढ़ेंगे, तो अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सीधी बात समझनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आंसर। बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सी ऑप्शन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी में ले लेता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले अब देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नीट के पेपर में, जेई के पेपर में अक्सर कर ये गलती हो जाती है कि हम जल्दीबाजी में इस नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं। तो अभी से यहीं से कसम खाओ कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्या उसमें नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी हमें स्केलर ढूंढना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर होती है, तो ये तो हो नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, अभी बताई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये स्केलर होता है, तो इसको अभी हम ले सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास देखो अभी ये एक मिल जाए ना, तो हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करने होते हैं, ये बात नहीं। यहाँ हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए ये ए इज़ अ वेक्टर, ठीक है। ए इज़ अ वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देन what is the unit vector of a vector, ठीक है। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर बताना है। नीचे आपके पास कुछ दे रखे हैं, जैसे ए डॉट ए भी आपको दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड बटे में ए वेक्टर, सी दे रखा है आपको ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, डी दे रखा है आपको ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नया क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड दे रखा है, और हमें उस मैग्नीट्यूड से हमें ये बताना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें जब निकालना होगा तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये एक पी वाई क्यू है, सॉरी कैसे करूं, ये एक पी वाई क्यू है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते थे। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका हम लोगों ने लिखा था कि सबसे पहले तो उसको कैप लगा के लिखते हैं। सेकंड थिंग, ये कितने किसके बराबर होता है, एक तो इसके वेक्टर बटे इसके मैग्नीट्यूड के, जो कि केवल डायरेक्शन बताता है। तो ये वाली ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, तो कहाँ पे लिखा है ऐसा, यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया, ये नहीं लिखा, हाँ यहाँ लिखा है, और ये तो गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक पी वाई क्यू सॉल्व कर लिया है। ये समझ लो आपके
बैग में आपके हाथ में 4 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे का क्वेश्चन करते हैं कोई। अब एक क्वेश्चन और आया था PYQ में, PYQ का ही है। अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें से एक आपको प्रेशर दे दिया है, बी आपको दे दिया आपको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा 12th के नाम ज़्यादा आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है ना ये पूरी फिजिक्स में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है इनके नाम आ रहे, और के भी नाम आएंगे, जैसे कि प्रेशर का नाम आया। सी नंबर पे आपके पास आ गया है एनर्जी, डी नंबर पे आपके पास आ गया है आपके पास आ गया है वर्क। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी एक PYQ है, ये भी आपके पास एक PYQ है। इस PYQ को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा वेक्टर है, इनमें से कौन सा वेक्टर है, यही बताना है। अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। तो प्रेशर क्या होता है, अभी हम बात करें कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज नथिंग बट इज अ फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है पर एरिया पे, इसको हम कह देते हैं प्रेशर, जो कि एक स्केलर बनता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये तो है, ये तो है। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी 3 टाइप की हम 2 टाइप की हम कह देते हैं। एक तो हम कह देते हैं नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब हम कहीं पर दौड़ते हुए जाते हैं, किसी वेलोसिटी के साथ जाते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी आती है उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी हाइट के ऊपर जाते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाने के बाद हमारे पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है अपने हम किसी बॉडी में, किसी बॉडी को हम किसी हाइट पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके ऊपर, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के दोनों एनर्जी कैसी होती हैं, स्केलर होती हैं। एनर्जी में कभी आपको घबराना नहीं है, ये हमेशा कैसी होती है, स्केलर होती है। कैसी होती है, स्केलर होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। और वर्क, वर्क तो मैंने अभी आपको बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F.S का है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके आप समझोगे कौन सी चीज़ स्केलर है, कौन सी चीज़ वेक्टर है। धीरे धीरे करके ये सारी बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो इस वाले को नोट कर लो। हाँ जी, तो नोट तो कर लिया होगा, अभी मिटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कोई वेक्टर है, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने वेक्टर को कैसे लिखा था, ये वेक्टर ऐसे लिखा था, ऐसे एरो दिखा के, फिर ये हमने कहा था ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में इसकी डायरेक्शन हो गई, ऐसे लिखा था। यहीं पे हमने इसको कह दिया था वेक्टर है ये, इसको हमने कह दिया था मैग्नीट्यूड है, और ये हमने क्या कह दिया था, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई थी। तो हम चाहते हैं कोई वेक्टर अगर हमको दे रखा हो और हम उसका क्या निकाल लें, ये मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप।
ये आपके पास कुछ वेक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेक्टर लिखा हुआ है। अगर हम इसको बनाने की सोचें तो ये किधर आएगा? ये कुछ बाहर की तरफ आएगा। ये हो गई आपके पास, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये किधर आएगा? कुछ एक्स कुछ एक्स इधर आ रहा है, कुछ वाई ऊपर है और कुछ जेड बाहर है, यानी कुछ इस तरफ से आएगा कुछ ये। देखो 3D व्यू दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि एक्स में थोड़ा आगे हो गया, वाई में थोड़ा ऊपर हो गया ये, और जेड में थोड़ा सा बाहर आ गया। तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये वेक्टर। ये तो मैंने आपको बता दिया 3D व्यू में। अब बात करते हैं, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये देखो। सबसे पहले इस वाली टर्म का जो ये जो लिखी है ना, ये वाली, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। ये वाली जो लिखी है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। और ये वाली जो लिखी है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो। तो ये आ जाता है आपके पास मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या आ चुका है? ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, जहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन हट चुकी है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। लेकिन यार फील नहीं आ रही इसमें। क्या नहीं आ रही? फील नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। एक अलग तरीके से लेके देखते हैं, जो कि जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसी टाइप के हम सवाल लेके देखते हैं। अब जो लिखवा रहा हूँ ना वो नोट करना, एक तो फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। ये लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले हमको आ रखा है कोई वेक्टर ये है जिसकी हम कह सकते हैं 4i कैप प्लस में 3j कैप, ठीक है। 4i कैप प्लस में 3j कैप। अगर कोई ऐसा सा आ रखा है तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे ये आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जो टर्म लिखी है ये वाली, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस में 9 जो कि हो जाता है √25। फाइनल आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर आ गया 5, ठीक है। ओके, तो इसको अभी नोट कर लो। अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे धीरे धीरे करके, पहले समझो, धीरे धीरे करके अभी समझो, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। बता दें अब मैंने के कैप भी ले लिया, तो ये आपके पास कुछ वेक्टर है। अब इसको दिखाना तो नहीं है भाई कैसे ये ग्राफ पे दिखेगा, वो सब तो नहीं करना है, उस सब का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन में थोड़ा बहुत। अभी फ़िलहाल इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, माइनस के 5 का स्क्वायर कर देंगे। जो भी लिखा हो उसका स्क्वायर कर देंगे, और कुछ नहीं है। ये आ गया 4, ये आ गया 16, और माइनस का कोई भी टर्म होगी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया 25, ये हो गया 20, 20 40 और 45, यानी √45 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर ये इस टाइप का कोई वेक्टर है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो।
एक मान लो ये कोई सी वेक्टर है, फ्री आई कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 9k कैप, कुछ ऐसा सा वेक्टर है। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसका क्या निकाल लें, अब हम चाह रहे हैं इसका वो निकाल लें, इस मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और 9 का हो जाता है 81, पता होगा, इतनी तो आती होगी मैथ्स। ये 81 और ये 9 हो गया 90 और 20 कितना हो गया, 90 और 25 कितना हो गया, 90, 100, 110, 115। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया, √115। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर ले, क्योंकि बाकी हम सोचेंगे तो फर्दर सॉल्व भी हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, अभी हमने विचार करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे। तो किस किस तरीके के मैग्नीट्यूड हमसे पूछे जा सकते हैं, समझे। अब एक सवाल लेते हैं, जिसमें है 12 आई कैप प्लस में 13 जे कैप, कुछ ऐसा सा दे रखा है। इसका निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। ये थोड़ी सी बेसिक मैथ है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये याद होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन करने में आसानी रहता है और कुछ नहीं। 100 200 9 और 4 हो गए 13 और का 1 6 4 10 और 11 2 3, कुछ √313 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको निकालने के लिए दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीक्वेंटली आया है, पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी आ जाता है, मतलब कभी भी जब भी आएगा तो 4-5 नंबर दे के जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको सीखना ही है, ऐसा कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं, बट जब आगे बढ़ोगे, जब आगे आपके पास काइनेमेटिक्स आएगी, काइनेमेटिक्स के बाद आपके पास लॉ ऑफ मोशन आएंगे, लॉ ऑफ मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, इस तरीके से हर चैप्टर में ये चीज़ यूज़ होगी, तो पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना करो, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। आगे का टॉपिक है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। अभी हम बचपन से अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर के बचपन में, जब हम वेक्टर के बचपन में घुसे थे तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि वेक्टर वो है, हम उसको परफेक्टली वेक्टर मानेंगे जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहली बात, वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन है क्या, है कि नहीं, वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन है क्या, अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, नोट कर लो, इसे बिठा देते हैं। तो हेडिंग डाल लो सबके सब कि क्या करना है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर करना है, क्या करना है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर करना है, ओके, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर में ना हमें बेसिकली कुछ ही 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला आ जाता है ट्रायंगल लॉ, सेकंड आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ, सी आ जाता है हमारे पास पॉलीगन लॉ। ये 3 लॉ दे रखे हैं आपको जो कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर में यूज़ होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, जिसमें से ये जो ऊपर के 2 वाले हैं, ये जो 2 हैं, ये दोनों सेम है,
मतलब भाई भाई हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा, ये समझ लो 95% तो सेम है, बट 10% का डिफरेंस है क्योंकि नाम गलत है, मतलब नाम अलग है वो सब। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अपना ट्रायंगल लॉ उठाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, देखो देखो एडिशन हम कम करेंगे, हमें जब भी मान लो कोई वेक्टर का एडिशन करना होगा तो हम कब करते हैं, कभी भी जब हमको दो वेक्टर दिए हों, तो ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ और हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, ये जो दो लॉ है ना, ये हमेशा तब काम करते हैं जब आपके पास दो वेक्टर हों। ठीक है, जब आपके पास दो वेक्टर हों तब ये वाले ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वर्क करते हैं। ठीक है, अब अगर इससे ज़्यादा वेक्टर हो जाए, इससे ज़्यादा वेक्टर हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा वेक्टर को आपको एक साथ जोड़ना है, तो आपको कब खेल करना पड़ेगा, तब आपको उठाना पड़ेगा पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ से ही काम होगा। ठीक है, तो उसको भी साइड में रखते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आता है ट्रायंगल लॉ। पूरी फिजिक्स में ऐसा 90% में सारा काम हो जाता है इससे, केवल इस वाले लॉ से 90% सारे सॉल्व हो जाते हैं, एक दो में वो फंसता है बस। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ सबसे पहली बात तो दो वेक्टर के लिए यूज़ होगा। सेकंड थिंग, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, तो हम ये क्या कहता है, सबसे पहले इसका पॉइंट है जॉइन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करना है, देखो ऐसे, जैसे मान लो एक पहला वेक्टर ये है, सबसे पहले हम करके देखेंगे फिर हम लिखेंगे, हम लोग उल्टा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास पहला वेक्टर है ए वेक्टर, अब ये क्या कहते हैं, ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की ये टेल है, ये हेड है। अब ये कहते हैं कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से जोड़ दो। ठीक है जी, ये टेल दूसरे वेक्टर की और ये रहा पहले वेक्टर का हेड, हमने जोड़ दिया, ये है कुछ बी वेक्टर। और कहते हैं कि यहाँ से ये, सॉरी गलत बन गया, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको, ये जो है ये हमको देगा रिजल्टेंट, जो कि होता है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बताता है जॉइन टू वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर का हेड, इसे मिटा दो, किताबी पढ़ाई से ज़्यादा दिमागी पढ़ाई होनी चाहिए, इसको लिखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है, ये छोटी सी बात सुनना, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, इनको जोड़ दो। देन हमें क्या करना है, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ दो, जो कि हमको रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जॉइन हेड टू टेल। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं, इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सबको मिटा रहा हूँ, इसको लेके आ रहे हैं और थोड़ा करके, इतने छोटे डायग्राम में काम नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पहले वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर, ठीक है, तीसरा वेक्टर, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब सुनो, ये वाला जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट। ठीक है, इतनी बात दिमाग में आई। ठीक है, और अगर हम इसको आगे इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, अगर हम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, हमने क्या कर दी, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, तो ये आगे बढ़ गया।
ओके, तो यहाँ पे ये ए वेक्टर ही माना जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाने की सोचें, अभी हमने बनाया नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कि अगर हम बनाएं तो देखो कैसा बनेगा। सबसे पहले तो ये वाली लाइन आगे बढ़ जाएगी, बढ़ गई, और हमारे पास, एक सेकेंड मैं पहले बना लेता हूँ। कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा दिखेगा जिसमें कि ये वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, जो कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर है। और हमारे पास ये जो है ये ए वेक्टर है, इसको हमने आगे भेज दिया है, ठीक है जी। ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। और देखो ये ए वेक्टर हमने आगे भेज दिया, ठीक है। जो आगे भेजा है इसके और इसके बीच के एंगल को हम लोग लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं, थीटा। तो वहाँ पे एक और टर्म आ गई, एक और टर्म क्या आ गई, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, इतनी बात याद रखी। दो वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया, एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर खड़ा करा है। क्या खड़ा करा है यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर खड़ा करा है, जो कि देखो जब हम कंपोनेंट लेते हैं ना वेक्टर का, मैंने कंपोनेंट लेना सिखाया था। जब भी हम कंपोनेंट लेते हैं ना वेक्टर का, तो ये वाली जो इधर की तरफ जो टूटता है, ये वाला जो वेक्टर है जो इधर की तरफ जो गिरेगा, इधर की तरफ जो गिरेगा, वो क्या हो जाता है, वो साइन थीटा में जाता है। यानी ये वाला जो वेक्टर है जो एक्स में जो जाएगा, जब ये कोई वेक्टर है जब ये एक्स में जाएगा, क्योंकि इधर थीटा है, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब जब ये परपेंडिकुलर में जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो यही हो गया इसका, कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। सॉरी सही नहीं लग रहा है ये, बी साइन थीटा। तो ये हमने कंपोनेंट तोड़ लिए, ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, कंपोनेंट टूट लिए। कंपोनेंट जब हम लोगों ने तोड़ लिए हैं, तो हमारे पास हम इसको मिटा सकते हैं। हमने इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। थीटा को हम यहाँ डोनेट कर देते हैं, थीटा को हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली एंगल बना है। तो यार एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है कि नहीं, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ नहीं हो गया है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ नहीं हो गया। तो इसीलिए तो देखो क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम लोग टेन थीटा टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक टेन अल्फ़ा निकालने की सोचो, जिससे कि हम ये अल्फ़ा एंगल निकाल सकें। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा, टेन अल्फ़ा कैसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। और हमारे पास ये बेस क्या है, परपेंडिकुलर बेस में क्या है, ए वेक्टर प्लस में बी कॉस थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और बी कॉस थीटा तो है ही, ए प्लस में बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ चुका है टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला, जो कि आ रहा है बी साइन थीटा प्लस में ए, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर हम जब रिजल्टेंट निकालने की जब हम बात करते हैं, रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो कैसे आएगा, रिजल्टेंट का जब हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ जाते हैं,
तो हमारे पास कैसे आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है। दोबारा से एक बार पूरा का पूरा दोबारा से रिवाइज करते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि पहले वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे हमको ये रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, और हमारे पास ए वेक्टर के और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास अल्फा आया, और ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा आया। तो यहाँ से जब हमने ए को आगे बढ़ाया, इसके ए की पैरेलल शिफ्टिंग जब हमने करी है, तो हमारे पास ये बना ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा कैसे आया, जब हमने इसका कंपोनेंट लिया एक्स की डायरेक्शन में। जब भी हम कंपोनेंट, अगर हम नहीं आ रहा है दोबारा सुनते हैं कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। जब भी कोई वेक्टर है, हमें उसका यहाँ पे ये थीटा दे रखा है एक्स के साथ में। देखो, जिसके साथ में थीटा दे रखा है उसके साथ उसका कंपोनेंट कॉस थीटा में आ जाएगा। जिसके साथ थीटा दे रखा है, जिस एक्सिस के साथ थीटा दे रखा है उसके साथ उसका कंपोनेंट कॉस थीटा में आ जाएगा। ये लिख लो। ठीक है, ये लिख लो। जैसे अगर मैं कहूँ कोई है, मान लो ये वी वेक्टर है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो जब मैंने क्या कहा, जिस एक्सिस के साथ उसका एंगल थीटा है, जिस एक्सिस के साथ उसका एंगल दे रखा है उसी के साथ उसका कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। और इसी के अपोजिट एक्सिस यानी कि ये वाली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो ये वाली चीज़ ना हमेशा याद रखनी है, ये वाली चीज़ भूलनी नहीं है। तो इस वाली चीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है बी कॉस थीटा और यहाँ पे आता है बी साइन थीटा, क्योंकि ये वाला जब इधर टूटेगा तो बी कॉस थीटा और इधर टूटेगा तो बी साइन थीटा। इसी की यहाँ से आ गया। तो ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ से हमने टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। टेन अल्फ़ा कैसे आएगा, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया, जो कि आता है ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इतने के बाद एक बात समझो, यहाँ पे हमको हमेशा 90% जब भी हमको इसका ज़रूरत पड़ेगी ना रिजल्टेंट निकालने की, हायर क्लासेस में यानी कि 12th में आपके पास अवराज टॉपिक हैं जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हमारे पास अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास NLM न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर की दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों सेम वेक्टर होते हैं। यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये बात तो समझ लीजिए, अब हम इसमें केस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, केस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, तो इसको हम करते हैं रब और आगे की जरा बात करते हैं इसमें। अगर हम सोचें, अगर एक बार हम सोचते हैं, इफ़ हम एक केस ले लेते हैं, केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। कोई हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, उसके ऊपर सारा खेल अब हम दोबारा से खेलेंगे। कैसे, केस स्टडी क्या है, इफ़ ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, बराबर है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, कुछ भी नाम लिख सकते हैं वेक्टर में, कुछ भी मान लो इन दोनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, रुक जाओ इतने तक रखो, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, यानी हम कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं। तो चलो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2a कॉस थीटा, ये आ गया। फिर हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें बेसिकली जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2a कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। कभी भी जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ बराबर हो तब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं रिजल्टेंट के लिए कि 2a रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कब लिखेंगे, जब ये कंडीशन हो, तब हम ये चीज़ लिखेंगे। और ये चीज़ जब हम लिख देते हैं तब हम इसमें केस स्टडी करते हैं। क्या हम करते हैं, इसके अंदर केस स्टडी करते हैं। हमने क्या करा, ये फॉर्मूला ले लिया, क्या ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया 2a कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला ले लिया। अब हम कह रहे हैं सबसे पहले तो थीटा ले लो बराबर 0 डिग्री। ठीक है, जब हम थीटा 0 ले लेते हैं तो क्या होता है, जब हम थीटा 0 ले लेंगे तो दोनों वेक्टर ऐसे आ जाएंगे, दोनों वेक्टर आपस में, जैसे मान लो ये वेक्टर एक है इतना, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। जब हम ये ऐसे आ जाएंगे, जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो इनके बीच का एंगल बिल्कुल ख़त्म, तो बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो यानी क्या होगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 2a के बराबर। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, अगर हम थीटा को ले लेते हैं 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3a। रिजल्टेंट आ जाता है हमारे पास √3a। ये फाइनल वैल्यू अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना सॉल्व करवाने में तो बहुत समय लग जाता है। 90 डिग्री अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है, थीटा को 120 डिग्री लिख लेते हैं तो क्या होता है, थीटा को 180 डिग्री लिख लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है √2a और यहाँ पे 120 में रिजल्टेंट बराबर हो जाता है वापसी a के, और 180 डिग्री यहाँ पर रिजल्टेंट बराबर हो जाता है 0। ठीक है, तो ये पढ़ लो। सबसे पहले अगर 0 डिग्री हो जाए तो 2a, 60 डिग्री हो जाए तो √3a, 90 डिग्री हो जाए तो √2a, 120 डिग्री हो जाए तो वापस a, और अगर 180 डिग्री हो जाए तो वापस 0। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि 0 डिग्री पे 2a कैसे हुआ, जब हम दोनों मिल गए तो ये 0 और 2a। ये अगर मान लो ये अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन मान लो एक की इधर जा रही है एक की इधर जाए, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये एकदम कैंसिल हो जाएगा, दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 60 डिग्री में √3 आता है। ठीक है, रिजल्टेंट हमारे पास निकलता कहाँ से है, लगभग एकदम बीच से निकलता है। कैसे निकलेगा, जैसे मान लो 60 डिग्री हो, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एकदम बीच से। मान लो ये 60 डिग्री है ना, कैसा है 60 डिग्री है, तो ये वाला बनाएगा 30 डिग्री, ये वाला बनाएगा 30 डिग्री, ऐसे एकदम बीच से निकलता है। ठीक है, ये बात हो गई, इतना याद कर लिया, इतने को याद रखो, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, पैरेललोग्राम लो
उसके बाद हम थोड़ी सी सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीगन लॉ। तो आ जाओ, हेडिंग डाल देंगे पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये भी दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, ओके। सेकंड थिंग ये क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, कोई ए वेक्टर ऐसे जा रहा है। अब ये क्या, पहले ट्रायंगल क्या कहता था, ट्रायंगल कहता था यहाँ से शुरू करो। अब ये कहता है यहाँ से शुरू मत करो, यहाँ से शुरू मत करिए आप, ये कहते हैं कि यहाँ से शुरू करो। सेकंड वेक्टर ये कहते हैं यहाँ से शुरू करो, ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है। फिर ये कहते हैं, फिर यहाँ पे आता है कि कंप्लीट द पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या कहते हैं कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने पैरेललोग्राम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। पैरेललोग्राम यहाँ पे हमने को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ से बीच से क्या निकलेगा, वो निकलेगा, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ से जो बीच से जो निकलेगा इसको हम कह देंगे रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर का प्लस में बी वेक्टर का, ओके, ठीक है। ये बात हुई। अब हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ असलियत में कुछ है ही नहीं, असलियत में क्या है, ये एक ट्रायंगल लॉ ही है। हम इसको ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे होगा। ये वाला वेक्टर ये है, ये इसका पैरेलल लाइन है, तो यानी हम इसको बी वेक्टर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं, देखो रुको, ए वेक्टर को ऐसे रहने दो, बी वेक्टर ऐसे आ गया, ठीक है, इसके पैरेलल में। अगर मैं इसको मिटा दूं या फिर अगर मैं इसको छुपा लूं, अगर मैं इसको छुपा लूं, ठीक है, मैं इसको छुपा लूं तो क्या है, ये ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, फर्स्ट के हेड से, सॉरी फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड जुड़ गया। तो बेसिकली ये क्या निकला, अगर मैं नीचे बना के दिखाऊं तुमको, तो ये ए वेक्टर, ये लाल वाला ये बी वेक्टर, क्या है, ये बी वेक्टर आया, और ये हमारे पास हरा वाला क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रिजल्टेंट आया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। यही तो था वो, यही तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ था। क्या हमने ट्रायंगल लॉ को बना दिया फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल बना दिया। अब क्या इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, आई थिंक नो, कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसी से तो आया ये, कैसे आया, उसी से आया, ट्रायंगल लॉस, ये पैरेललोग्राम लॉ है। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। टेल से टेल हमने ज्वाइन कर दिया, टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद बीच से जो सबसे पहला स्टेप है इसका, ज्वाइन बोथ वेक्टर टेल टू टेल, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ओके। थर्ड स्टेप क्या कहता है, यहाँ से लेके बीच से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये है इसका पूरा प्रोसेस, ओके। अब मैं कह रहा हूँ हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है ट्रायंगल लॉ में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने कहा इसको मिटा दो, ऊपर वाले को मिटा दिया। हमने कहा ए वेक्टर यहाँ पे आ गया, ये जो पैरेलल लाइन हमने खींची है बी वेक्टर की, ये इसी की तो है, तो ये बी वेक्टर आ गया, और यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ ही रहा है। यहाँ पे हमको कुछ निकालने की ज़रूरत है, tan अल्फ़ा,
अल्फा थीटा सब निकाला था हम लोगों ने। तो ये हमारे पास आ चुका है, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है जहाँ तक है। अब एक और है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन और लॉ और समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। टाइम देख लो यार एक बार, 50। पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, जैसे मान लो ए वेक्टर है। अब सबसे पहले तो पॉलीगन लॉ 2 से ज़्यादा वेक्टर के लिए लगता है, कम मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर कितने भी हो लग जाएगा ये। इसको कोई वो नहीं है कि कितने होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा में भी ये लगेगा, ठीक है। ये वेक्टर ये ना, जिससे ट्राइंगल लॉ में जोड़ते थे ऐसे ही जोड़ते चले जाओ। मान लो बी वेक्टर ये कैसे आ रहा है, जोड़ दिया। सी वेक्टर ये कैसे आ रहा है, जोड़ दिया। डी वेक्टर ये कैसे आ रहा है, जोड़ दिया। फिर एक और आ रहा है, मान लो ये ई वेक्टर है। अब एक आ रहा है, ये सारे वेक्टर हो गए। जब हम सारे वेक्टर इस तरीके से जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ने हैं, जैसे हम ट्रायंगल लॉ में जोड़ते थे, पहले का हेड दूसरे की टेल, जॉइन हेड टू टेल। कैसा करना है, हमें लिख देना है पहला स्टेप, जॉइन हेड टू टेल, हेड टू टेल जॉइन करना है। देन हमने क्या करना है, इसकी टेल से इसका हेड हमने जोड़ देना है एज अ रिजल्टेंट, एज अ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर। समझे, समझ गए ना। तो कैसे आएगा, जब भी हमको 2 से ज़्यादा वेक्टर दिए हों तो पॉलीगन लॉ को हम इस तरीके से लगाते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो हम पॉलीगन लॉ पढ़ रहे हैं। पॉलीगन लॉ में हमने क्या करना है, जॉइन हेड टू टेल, पहले के हेड से दूसरे की टेल जोड़ देनी है, और इसी तरीके से सारा सिलसिला चलता जाएगा। जितने भी आपके पास वेक्टर दे रखे हो सभी वेक्टर को जोड़ देंगे। सारे वेक्टर जोड़ देने के बाद पहले की टेल और लास्ट वाले का हेड हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, जो कि रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और जितने भी वेक्टर हों आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगन लॉ बेसिकली। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम अभी करेंगे, इसके क्वेश्चन अभी इतने ज़रूरी नहीं है। इसका क्वेश्चन आ चुका है, एक PYQ में है, वो मैं करवाऊँगा, और भी क्वेश्चन करवाऊँगा। इसके क्वेश्चन की चिंता मत करना, अभी कॉन्सेप्ट समझो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम सब्ट्रैक्शन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। पहुंचते हैं ज़रा सेकंड वाले डे पे, हमारे लास्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में हमने एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था। अब वो कॉन्सेप्ट याद करो, अपने इस वक्त वीडियो को पॉज करो और उस लेक्चर में जाओ, उस पॉइंट को पढ़ के आओ। एक बार पढ़ लिया, पढ़ के आ गए ना, अब सुनो, पढ़ लिया होगा ना भाई, पढ़ लेना, उसमें आपको मज़ा आएगा। बेसिकली सब्ट्रैक्शन हम किसको कहते हैं, अगर मान लो हमारे पास कुछ 5 - 2 है, इसी को तो हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन इसी को तो कहते हैं, किसी में से कोई चीज़ को माइनस करना। बट हमारे पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ
5 माइनस 2 मैं नहीं लिखूं कि भाई मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं पसंद, तो आप कहोगे भाई क्या लिखोगे आप, ये नहीं लिखोगे, तो मैं कहूँगा मैं तो ये लिखूँगा 5 प्लस में माइनस ऑफ 2। मैंने कहा भाई मैं तो ये लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 5 प्लस में माइनस ऑफ 2, यानी मैं तो एडिशन करूँगा, मैंने सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं। क्या मतलब, देखो मैंने कहा कि भाई मैंने सबसे पहले वेक्टर की बात पढ़ी, वेक्टर पढ़ लिए, वेक्टर के बाद मैंने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। उसके बाद हम किस में आए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे पढ़ लिया। उसके बाद हम किस पे आए, एडिशन ऑफ वेक्टर पे। अब एडिशन ऑफ वेक्टर पे आके मेरा दिमाग कहता है भाई मैंने आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। जब नहीं पढ़ना ना तब ये टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि यार इसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा टॉपिक है, समझ रहे हो, ये टॉपिक ऐसा है, इसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, जाओ नहीं पढ़ना, बात खत्म। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, देखो ये चीज़ समझ में आई आपको, 5 माइनस 2 होता है, हम नहीं लिख रहे इसको, हम ऐसे लिखेंगे 5 प्लस में माइनस 2, ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम नहीं लिख रहे, हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, देखो ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर, और माइनस ऑफ बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है, जो कि हम लोगों ने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे a प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर, जो कि होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। असलियत में हम कर रहे होंगे एडिशन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। असलियत में क्या कर रहे होंगे हम, एडिशन, और हमारे पास रिजल्ट किसका आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का। मतलब जो भी ट्राइंगल लॉ पढ़े, क्या वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जो हमने पैरेललोग्राम पढ़े, पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा, क्या वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। क्या जो हमने वो वाला पॉलीगन लॉ का पढ़ा, पॉलीगन लॉ भी वैलिड है, अगर दो हो तो। सब्ट्रैक्शन तो फिलहाल 2 से ही करोगे ना, ठीक है जी। चलिए अब इसको समझते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे वो समझा था ना वैसे ही। ये लिखे रहने दो, इसको नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ ये ए वेक्टर है, असलियत में जो बी वेक्टर था वो तो ये था, असलियत में बी वेक्टर जो था वो तो ये था, बट हमने पढ़ना है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बट हमने क्या पढ़ना है, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे होगा, मैंने कहा था इसको पलट देना, इसको हम पलट देंगे, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर, इसको ऐसे कर दो, लंबा ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको मिटा दो, फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, ये जुड़ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट, समझ गए। तो ये करना होता है इसमें, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। क्या करना था हमें, रिजल्टेंट क्या आया है, रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो इसका क्या डिफरेंस, जैसे हमने वहाँ पे रिजल्टेंट निकाला था, तो क्या हम इसको रिजल्टेंट बोलें, भाई हम तो नहीं बोल रहे। एक काम करते हैं, हम इसको डिफरेंस बोल देते हैं, डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, जिससे कि हमको दोनों में अलग अलग करने में मज़ा है, ठीक है। तो हमने इसको डी लिख दिया, जैसे हमने रिजल्टेंट का आर लिखा था, वैसे ही हम लोगों ने डिफरेंस का लिख दिया है डी, डिफरेंस का लिख दिया है डी,
अब जैसे हमने डिफरेंस में वो पढ़ा था, केस स्टडी पढ़ी थी, अगर दोनों वेक्टर बराबर हो, दोनों वेक्टर बराबर हो तो क्या आ जाएगा, वही सब लिखते हैं। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसे। दोनों वेक्टर अगर बराबर हो, इफ ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, देन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इसको जब आप आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल आ जाएगा, जब आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब आ जाते हैं आगे, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने थीटा ले लेके पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा। अब देखो, एक टेबल बनाते हैं बहुत बढ़िया सी, ठीक है। यहाँ मैं रिजल्टेंट लिखता हूँ और यहाँ लिखूंगा डिफरेंस, फिर देखना खेल क्या है। ठीक है, 0 डिग्री पे हो जाता है हमारे पास 2a, 60 डिग्री पे हमारे पास आ जाता है √3a, 90 डिग्री पे आ जाता है हमारे पास √2a, 120 पे आ जाता है बराबर a, और 180 पे कितना आ जाता है 0। वहीं जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस की बात जब हम करेंगे तो 0 डिग्री पे पता क्या हो जाएगा 0। जब हम 60 डिग्री की बात हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a। जब हम 90 डिग्री की हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2a, और जब हम बात करेंगे 120 डिग्री की तो हमारे पास आ जाएगा √3a, और जब हम 180 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा 2a। समझ रहे हो। तो ये टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी के लिए बात ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे, इसके बहुत सारे सवाल करेंगे। अगला लेक्चर एक तरीके से हम क्वेश्चन सीरीज़ बना देंगे, जो कि अभी तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने, इसको पढ़ लेना। और देखो एक चीज़ और है, जब हम रिजल्टेंट में यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना, सेम ऐसे यहाँ से हम उल्टा चल दो, उल्टा चल दोगे तो वहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ का 0 आ गया, ये a आ गया, ये √2a आ गया, ये √3 आ गया, और ये √2a, ये आ गया 2a। जैसे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा वाले जो हमने टेबल पढ़ी थी, उसमें हम कहते हैं, जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू सारी लेके लिखते हैं, फिर हम उसी में उल्टी चल देते हैं तो वहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से सब लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो नमस्कार सभी को, सभी लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय श्री।